नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी पढ़ेंगे, लाल पान की बेगम। देखिए, ये जो कहानी है नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और इससे जो है हर साल प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए आइए, आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित यह कहानी लाल पान की बेगम पढ़ते हैं, जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे प्रश्न देखिए बनाए जाते हैं। लाल पान की बेगम 1957 में भावात्मक शैली में लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। ठुमरी संग्रह में संकलित लाल पान की बेगम 1956 की कहानी है। यह इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में प्रकाशित हुई थी। पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी किया है, जिसे सन 1907 में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया गया है। तो देखिए, ये जो कहानी है इसका मंचन भी हो चुका है। तो ये जो कहानी है इसका मंचन भी हुआ है। लाल पान की बेगम नारी केंद्रित कहानी है। यह कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। वहीं देखिए, गांव में महिलाओं के बीच होने वाले माहौल का जीवंत वर्णन कहानी में किया गया है। वहीं देखिए, पति पत्नी के बीच रिश्तों के खट्टी मीठी नोक झोंक और मनाना रूठना आदि का वर्णन इसमें है। कहानी में ग्रामीण जीवन में होने वाले मेलों और नाच को दिखाया गया है। वहीं देखिए, रेणु जी ने इस कहानी में नारी के स्वाभाविक और आत्मसम्मान को जग जाहिर किया है। कहानी के पात्र देखिए, इसके जो प्रमुख पात्र हैं इस कहानी में वह कौन कौन है। तो बिरजू की माँ जो है मुख्य पात्र है, मुख्य नायिका और एक सशक्त महिला जो सबको एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। वहीं देखिए, बिरजू के पिता हैं जो कि डरपोक किस्म का आदमी है, जो अपनी चाह को हमेशा दबाकर रखता है। चंपिया और बिरजू जो हैं भाई बहन हैं। मखनी जो है, मखनी भवानी फुआ पड़ोसी है जिसका कोई भी नहीं है। जंगी की पतोहू है जो कि एक मुंहजोर नवविवाहिता स्त्री है जो कि बिरजू की माँ से नहीं डरती है। तो ये देखिए, ये सारे जो है प्रमुख इसके वो पात्र हैं। वहीं देखिए, ग्रामीण लोग में कौन कौन है। लारेना की बीवी है, राधे की बेटी सुनरी और सुहियाइन। लाल पान की बेगम कहानी। तो देखिए, इस कहानी में अब है क्या, इस कहानी को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खा कर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है। सुहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फान कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ। बागड़ के सिवा और किसके कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया न हो तब न फुआ। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा, आए आए, हर रे, आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली,
ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का साफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट, जूट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो खुद, अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाऊंगा। बैल अब अपने घर है, हो 1000 गाड़ी मांगनी मिल जाएगी, सो मैंने अभी टोक दिया, नाच दिखलावेगी। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई, सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़ कर ऐठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ हाँ बिरजू की, मैं ये आगे नाथ हो रे पीछे पहिया ना हो तब ना आ। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती, वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ सवेरे छितल मिर्टी सर्वे सेटलमेंट के हाकिमों के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भंटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता, फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पग हिया झुलती। जंगी की पतोहू मुँहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गोने की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चे ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिड़ किड़ासी है, उसका खसन रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सींग घुसाती फिरती है। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को जवाब दी, अरे चंपिया, या आज लौटे तो तेरी मूड़ी मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है, गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पुतुरिया पुतोहू सब आने लगी है, कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। हर जाई चंपिया या जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक जलती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन दाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की
तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनौली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? ए सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती। ए सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात दे कर कल्ला तोड़ दूंगी। हरजाई जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूल कर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है? उस तरह बेलज्जी चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठ कर शकरकंद छिलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश के ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयली टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी। मैया बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोले के मियाँजान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई। घोड़े से अचानक कोयली टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोले के मियाँजानों की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में क्या होगा, शकरकंद छिलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुराने हो चुके होंगे। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्काई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राकस तुझे, हर चीज में मुँह
लगाएगा। चंपिया बात दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी, तुमने सु बेसी बक बक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़ कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ढुट्टी रख कर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पेंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो। जिन बाबा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनोती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनोतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी को रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहों की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्यों हासिल की है बिरजू के बप्पा ने? गांव की भाई खोतियों की आंखों में किरकिरियां पड़ गई है। खेत में पाट लगा देख कर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे तो अलान तो फलान, इतनी आंखों की धार भरा फसल सहे जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। 100 गांव की किसी पुत खौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खाका भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुम्मड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा, यह ज़मीन बाबू जी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई
इसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर तू भी आ जा। चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार। आज बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है? उसके खसन ने पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हटा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने भी नहीं दिया आग से। बैल खरीद लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरे पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खूब भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लोग खूब देखो नाच कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसती आएगी हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे, हाँ भगवान। दाढ़ी जार भी जो बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है, वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास एक घूर ज़मीन भी। अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बखदीड़ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ष होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटियां हैं क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा, हूँ ऊ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। हूँ। दोनों ने फिर हुकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झाँक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। ज़रूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है।
चंपिया हाँ बाहर से पुकार कर कहा। उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया हाँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है, नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया हाँ उठती क्यों नहीं? ले धान की पचसील रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बाव लो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतर कर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दे। अपने खेत का है, अपने खेत का है, अपने खेत का। हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोले पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पचशीश तोड़ते समय उंगलियां काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों हो? नेवान के पहले ही नया धान जूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ़ है। चिरई चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नेवान के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह से धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी। भला गाड़ी वाले को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितना देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुल कर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी न? चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो, ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्या गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नात पघिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पघिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ
फुआ काकती खाकती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या। कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठ कर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टोल कर तंबाकू का अंदाजा किया। ओ हो हाय, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन। राम कहो उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले, और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंस कर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। ही। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन, मैं 5 शकरकंद खा लिया, हा हा हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। ऊहू, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं। मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लालपान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह से एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़ कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घर घर आने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी की झोपड़ी से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ जा झट से कपड़ा पहन कर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहन कर झमकती आ रही है।
आ जा जो बाकी रह गई है सब आ जाओ जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मार कर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगील साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिम राहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धनरेखा के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया डरती है काहे, जहाँ भूल जाएगी बगल में मास्टरनी बैठी ही हैं। दोनों पुतहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी। उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पुतोहू है। गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो देखिए, यही थी कहानी लाल पान की बेगम। और इसमें से प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं कि इसके पात्र कौन से हैं, इसमें किस प्रकार के गीतों का इस्तेमाल किया गया है और इसमें वर्णन किस चीज़ का है। तो इस कहानी से इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में भी पढ़ लीजिए और उनके जितने भी महत्वपूर्ण काव्य हैं और ठुमरी में जितने भी महत्वपूर्ण मतलब रचनाएँ संकलित हैं उनको पढ़ लीजिए। तो जितने भी प्रश्न जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु से बनेंगे उन सभी को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए महत्वपूर्ण विषयों के साथ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। साहित्य गुरु चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।